ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ जुड़ाव हैगा बिकॉज लाइक मैं यहाँ पे पहली बार ही हरविंदर साहब आया था और मैंने जो म्यूजियम देखा, म्यूजियम देख के मैं हिल गया। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं ना बाबा तुहाडे सिखां ने इन्नी कुर्बानियां दित्तियां, मैं ना अपने केश नहीं कटाने, पूरा सिख स्वरूप देना जब तक ये पिक्चर खत्म नहीं हो जाती। मैं ये जड़ा ये सरदार मैं नहीं प्ले करना, मन नीवा ते मत उच्ची कि यार मैं फिल्म मेरे को फिल्म आई है तो मैं ऐसे बंदे ते फिल्म बनानी है तो मैनू ऐदा हिट कर रही है। एक कलाकार के तौर पे आपका कर्तव्य है कि आपको कला को निष्पक्ष करके पॉलिटिक्स से हटा के करना। कि अगर मैं नेहरू जी पे पिक्चर बनाता और इसी शिद्दत से बनाता तो दूसरी पार्टी वाले गाली देते। माफी वीर बोल रहे, अगर ऐसे ही माफी वीर थे तो 27 साल कैप्टिविटी में क्यों रखा, छोड़ क्यों नहीं दिया? वो कहते हैं भगत सिंह जी को, भगत सिंह जी का कंपैरिजन क्यों करते हो? अरे भगत सिंह इनको बहुत मानते थे, उनकी जेल की डायरी में कितनी कविताएं उनकी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ अब मैं सिख भाइयों भी कहना चाहता, इतला करनी पैनी है। सावरकर जी गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त थे, उनके बारे में वो लोगों को पढ़ाते थे। उन्होंने गुरुमुखी सीख के सिख हिस्ट्री लिखी, सिखों का इतिहास लिखा था लंदन में। सारी उम्र अपने कृपान रखते थे, सारी उम्र। सिख तो सबसे बड़े हिंदू हैं क्योंकि वो इस हिंद को एक ढाल बन के बचाते आए। शिकार आज हमा हिलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। जो हिंद को हम अपना माने वो हिंदू है। उन्हें सब ने मार काट देखी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पार्टीशन था वो बहुत ही गलतली हैंडल किया गया था। फिल्म को लेकर कई सवाल लोगों ने उठाए यार कि इस टाइम पे क्यों पॉलिटिसाइज तो हुआ रणदीप मानो। जो इसको बोल रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा की पिक्चर है, अगर मैं नेहरू जी पे बनाता और इसी शिद्दत से बनाता तो आप क्या बोलते? मुश्किल के साथ साथ लाइक ऐसा लगा कि अंदर कुछ छुपा हुआ था वो निकल के बाहर आ गया। हर एक कलाकार का यही डर रहता है कि कहीं जो मुझ में है वो बाहर निकल के नहीं आया तो। आए क्या बात है। लेकिन वैसे जब आपने घर पे न्यूज़ ब्रेक करी थी कि मैं एक मणिपुरी लड़की के साथ शादी कर, रो रही थी मैं समझ नहीं आया दुखी है या कुछ है। Do you have that like dream? What is your dream destination honeymoon ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ? मैं तो जंगल ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मैं तो ਉੱਥੇ खुश रहंदा। ਉਹ कैसे खुश रहंदी है ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ का या कुछ है। हेलो जी, मैं हाँ भवनीत कौशल, तुसी वेख रहे हो ABP ਸਾਂਝਾ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ किसने दबिया। ये सारिया गल्लां ने वो फिल्म दे विच हो रही ने। फिल्म वीर सावरकर है जो कि रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म दे लई मैं कह सकदा जो इस दे एक्टर ने, डायरैक्टर ने ते प्रोड्यूसर ने उन्होंने तन मन धन सब कुछ दे दिता है। तो हुण तां मैं कह सकदा जुकाम भी हो गया है उन्होंने प्रमोट करदे संदीप बुड्ढा वेलकम टू ABP। की हाल चाल? थैंक यू। अस तां ठंड भी घट कराती फिर भी ठंड लग गई तुहानूं? नहीं मैं तो 3-4 दिन तो सोया नहीं आ ते ट्रैवल बहुत हो रहा है प्रमोशन लेके फिर पिक्चर दी। देखो ये तुसीं झूठ बोल रहे हो, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਖਿਆਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡੂੰਗੀ ਗੋਲੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ। ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਬॉडी ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਟੈਂਸ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ आप हंगरी होंदे हो तो हैंगरी भी होंदे हो तो मैं तो सब कहते हो कि तुसी बहुत एक हरियाणवी जाट है बंदा, वो एंगर थोड़ा वैसे ही रहता है नाल हंगरी नाल ज़्यादा हैंगरी हो जाता है ना। बोले आपने बहुत झेला है जी इतने 2 साल में, सब कहते हैं। मैं कहा जी मैं तो जितना झेला मेरे को जो लोगों ने झेला है वो तो ऊपर से वो तो और ही। मेरा सलूट है मेरी टीम को, मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, सबको कि भैया ये तो मेरे को जो झेला है। बिल्कुल वीर सावरकर जी की जब गल हुंदी है ना, मैं जब तुहानूं देखदा कि यार ये हरियाणवी मुंडा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ नहीं ਹੋਇਆ है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कहानी कित्थों आई थे? व्हेन डिड इट हिट यू? मेरे को सावरकर जी की सबसे बड़ी इशू यही रहा था कि वो मराठी में लिखते थे और बहुत ज़्यादा लिखते थे और मराठी लोगों को उनको बारे में ज़्यादा पता है।
पर मेरे पास जब ये कहानी आई एक एक्टर के तौर पे, तो मुझे तो इतिहास का स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे लगा था यार मुझे तो पता होना चाहिए। फिर जब सिर्फ वीर सावरकर और काला पानी का नाम ही सिर्फ मेरे सामने आया, तो फिर मैंने और स्टडी शुरू की, क्योंकि सावरकर जी सशस्त्र क्रांति वाले उसमें थे। जी। वो हिंसा से मुट्ठी भर अंग्रेज थे, उनको मार भगाएंगे वाले थॉट प्रोसेस के थे। तो पूरी सभी किताबों में एक दो पैराग्राफ में ही भाई ये लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, इतना करके वो छोड़ देते थे। तो मैं कहा फिर अगर इतने लोगों को काला पानी क्यों भेजा, मैंडले क्यों भेजा, यमन क्यों भेजा, इतने लोगों को फांसी क्यों दी, इतने लोगों को तोपों पे लगा लगा के क्यों उड़ाया अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो फिर मैंने और किताबें पढ़नी शुरू की जो कि नॉन पॉपुलर किताबें थी, और नेट पे रिसर्च, नेशनल आर्काइव में रिसर्च। तो मुझे पता चला ये तो बहुत बड़ा एक सशस्त्र क्रांति का नेटवर्क था। जैसे ही वो लोग किसी को मारते थे, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रस्ताव वो हो जाता था। फिर मैंने पढ़ा कि 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, एक अंग्रेज ने, एज ए लिएजॉन बॉडी, जो कि ब्रिटिश एजुकेटेड जो इंडियन थे और अंग्रेज़ों के बीच में। क्योंकि 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे कुछ क्रांतिकारी थे जिन्होंने फिर से हथियार उठा लिए थे, हमको पूरा वो कर दिया था, डिसार्म कर दिया था 1857 की बगावत के बाद। तो उस वक्त एक पौड़ी थी, तो इनका काम ही प्रस्ताव लेना, भाई सिविल जॉब में इतने होने चाहिए, जिमखाना क्लब में एंट्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इनका ये पूरा चल रहा था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन भर अंग्रेजों ने फाइनली बनाया, वो भी तिलक जी ने जब स्वदेशी मूवमेंट वगैरह किया तब इनकी आँख खुली। तिलक जी ने भी खुदीराम बोस की प्रशंसा कर दी, तो उनको 7 साल के लिए मैंडले बर्मा में भेज दिया। तो एकदम से खत्म जो भी इस सोच के होते थे, जो शस्त्र उठाते थे या अग्रेसिव सोच के होते थे, एग्रेशन जेडे भी रखते थे, हाँ, उनको तो वो कंट्री से बाहर भेज देते थे, आइलैंड पे भेज दिया काला पानी। ये अपनी हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਹਿੰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ क्रांति मिली है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਤਾਂ पॉपुलर उन्होंने ही जानते हैं ना। हाँ, बिकॉज वो जीते, मतलब जब ये 1947 में जब गवर्नमेंट सिलेक्ट की गई, इलेक्ट नहीं की, सिलेक्ट की गई, तो सबको अपना अपना पद मिल गया। तो उसके बहुत बड़ा पॉइंट है, इलेक्ट नहीं सिलेक्ट हुई सी, सिलेक्ट हुई सी, वो सच है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ ब्राउन साहिब थे जिन्होंने आपस में देश तू आपस में कर लिया, लोगों से पूछा ही नहीं कुछ। तो फिर जो हिस्टोरियन आए, जो इतिहासकार आए, वो भी उन्हीं के ही थे, तो उन्होंने उन्हीं की गुण गाए और किसी के बारे में अटेंशन ही पे नहीं की। तो वो मुझे अन्याय लगा। बट यू नो रणदीप, इस ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ कि यार मैं फिल्म, मेरे को फिल्म आई है तो मैं ऐसे बंदे पे फिल्म बनानी है तो मैनू ऐदा हिट कर रही है। क्योंकि जब मेरे को ये फिल्म आई थी तो मुझे सब बहुत शुभचिंतकों ने बोला था कि ये पिक्चर में मत पढ़, ये एक तुझे एक पार्टी का बना देंगे, एक सोच विचारधारा का बना देंगे। तो मैंने उनसे पूछा, फिर मेरा और इरादा बुलंद हो गया कि अगर मैं नेहरू जी पे पिक्चर बनाता और इसी शिद्दत से बनाता तो दूसरी पार्टी वाले गाली देते। तो मैं कहा ये तो एक कलाकार के तौर पे आपका कर्तव्य है कि आपको कला को निष्पक्ष करके पॉलिटिक्स से हटा के करना, और इन पे इतनी लालचना जो लग रही थी, मैं कहा यार ये लोगों को गुमराह कर रहे कि माफी वीर बोल रहे। अगर ऐसे ही माफी वीर थे तो 27 साल कैप्टिविटी में क्यों रखा, छोड़ क्यों नहीं दिया? तो वो चीज़ों से ना फिर मेरी बात अटक गई, और कहीं सावरकर जी का ही मेरे ऊपर हाथ रहा होगा कि मेरे स्क्रीन प्ले मैंने लिख दिया, फिर डायरेक्शन की गोली बंदूक मेरी तरफ घूमी तो डायरेक्शन में घुस गया। अब मैंने ये सब चीज़ें की नहीं थी पहले, पर मेरे को लगा यार ठीक है, I'll give it my best। मैं जो आता गया। फिर उसके बाद इतनी तकलीफें हुई, ओखली में सर दिया, तो मुसलों से क्या डरना, मगर देखी जाएगी, अपना जाट भी है, ऐसी बात थोड़ी है। डैडी तो पैसे भी लेने पे ना। हाँ, डैडी तो क्या वो मेरे ही थे, पर बट लाइक उन्होंने डिस्कस करना पाया कि सानू अपने पैसे लाने पैने यार। ये देखो पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होंगे, तो फिर मैं वैसे भी मेरा हाथ बहुत खुला है, तो मेरे फादर ही ज्यादा वही बन के रखते हैं थोड़ा जिहा। अब देखिया सी ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸਤਮਾਲ ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ का नासूर बनाया हुआ है, पर मैं उन्हें बेचना नहीं है कदों। पर वो करके फिर उन्होंने पूछा जी, मैं ऐसे मैं फंसा है बीच ऐसे रुक गई पिक्चर पैसे करके, तो बोला कि चल ठीक है, सावरकर जी दे लई और तेरी अपनी तपस्या दे लई, ला दे, सब कुछ देखी जाएगी, और कमा लेंगे, कोई लोड़ नहीं है। तो वो करके मैंने किया। फिर
जिन्ना ये ऑपोजिशन आया ना उन्ना ही फिर मैं और मेरा मन स्ट्रांग हो गया कि फिर यार अगर ये तो कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि ये कला के काम का मकसद ही ये होता है कि वो लोगों के मन में एक सवाल पैदा करे, लोगों को मजबूर करे कि वो उस चीज़ के बारे में और पढ़ें और देखें। और एक हमारी दबाई हुई हिस्ट्री, मैं ये नहीं कह रहा कि अहिंसा का कंट्रीब्यूशन नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी के बारे में भी मैंने पढ़ा, जब सावरकर जी को पढ़ा, और गांधी जी का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने करनी और कथनी में फर्क नहीं था, वो जो कहते थे वो करते थे और अड़े रहे उस बात पे, बिल्कुल नहीं हिले। और उन्होंने जो एक धोती और एक लाठी लेके जो अभियान शुरू किया जिसमें लाखों लोग जुड़े, उन्होंने एक दिखा दिया कि पूरा देश गरीब था कि धोती वाला आदमी ये कर सकता है, तो उनके साथ जो भी चलेगा वो स्वतंत्रता की फाइट का वो हिस्सेदार होगा। तो वो उन्होंने जो किया वो बहुत ही अद्भुत था, उसका वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे वाले थे उनको बिल्कुल ही नकार दिया जाए। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो वो जो थी और मेरा ये मानना है, क्योंकि ये जो सशस्त्र क्रांति वाले थे वो सोचते थे कि मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, इनको तो मार के भगा देंगे। कांग्रेस क्योंकि प्रस्ताव वाली बात चल रही थी ना, तो उन लोग प्रस्ताव मांगते गए और हमको एक बात हमसे छुपाई गई है। 1946 में बॉम्बे डॉक में म्यूटनी हुई थी। 20,000 रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नेवी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स और बॉम्बे डॉक की 72 शिप्स, वॉर शिप्स जो साउथ ईस्ट एशिया से वापस आ रहे थे, बॉम्बे डॉक पे थे, उन पे कब्जा कर लिया था। तब जाके क्लेमेंट एटली ने, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तो लेबर पार्टी के, तब उन्होंने उनके किंग से बात की थी कि ये अब सशस्त्र देश है। क्योंकि सावरकर जी ने बहुत इंकरेज किया था कि इंग्लिश फौज में बोले ट्रेनिंग लो, अफसर बनो, कमांडर बनो, फिर समय बताएगा किस बंदूक की गली नली किस तरफ घुमानी है। हुण भी तो कर रहे हैं वो आजाद हिंद फौज का भी यही था। आपको HSRA जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके भगत सिंह पार्ट थे और चंद्रशेखर आजाद उसके सरगना जो थे, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एंट्री नहीं थी अगर आपने इनकी किताब नहीं पढ़ी होती 1907 की कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मैंने स्कूल में 1857 म्यूटनी पढ़ी है इतने सालों बाद। ऐसे कैसे, जब ये परिभाषा ही बदल गई थी। तो ये एक अपन ने सिर्फ मंगल पांडे वाला पढ़िਆ ना, हाँ, उस कि वो सिपाही म्यूटनी थी। हाँ, मैं वो कह रहा अपन सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ। ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8th ਤੋਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ पॉपुलैरिटी पढ़ाती। जी। और ऐसे ही आजाद हिंद फौज में भी आपको एक कंबल देते थे, फ्लीट देते थे, बंदूक देते थे, यूनिफॉर्म देते थे और ये किताब देते थे पढ़ने के लिए। तो उसमें सावरकर जी ने बड़े फायरी तरीके से पूरी रिसर्च करके कि कहाँ कहाँ के लोग उठे थे, हम दोबारा ऐसे उठ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो किताब फिर सबको इन्फ्लुएंस उसने किया। वो लेखक थे बहुत अच्छे, कवि थे, आइडियोलॉग थे, तो वो सब उन्होंने किया और उनकी उपलब्धि बिल्कुल वो कर दी। उनको 2 काला पानी की सजा मिली, 50 साल। बिल्कुल। उनको फांसी क्यों नहीं लगाया? शहीद हो जाते, शहीद हो जाते इसलिए फांसी। वसुदेव फड़के को भी फांसी नहीं लगाई थी, उनको भी यहाँ से यमन ले गए, वहाँ 3 साल के बाद चुपके से उनको मार दिया। क्योंकि एकदम से आप किसी को, सावरकर जी जो बने, उनके ख्यालात, चापेकर बंधु थे 3, बिल्कुल, उन्होंने WC रैंड और लेफ्टिनेंट आइस्ट को मारा था। और वहाँ से जब उनको फांसी हुई तो सावरकर जी के अंदर वो आग लगी कि वो कर देंगे। ऐसे ही अंग्रेज को पता चल गया था कि इनको फांसी मत दो। लोग कहते हैं भगत सिंह जी का कंपैरिजन क्यों करते हैं? अरे भगत सिंह इनको बहुत मानते थे, उनकी जेल की डायरी में कितनी कविताएं उनकी। और भगत सिंह जी को फांसी की सजा हो गई थी। यहाँ 27 साल का लड़का 50 साल की कैद 1960 में छूटने वाले थे वो। अब वो जाके पिकनिक मनाएगा क्या वहाँ? आप कभी भी कोर्ट के प्रोसेस में जाओ, करेक्शन प्रोसेस में जाओ, तो आपको बेल याचिका लिखने की एक उपलब्धि होती है लॉ में। बिल्कुल। और वो सिर्फ वो बेल पिटिशन सबने लिखी थी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लिखी थी, नेहरू जी ने लिखी, सबने लिखी थी वो, पर इनका नाम बदनाम करते हैं। कितने लोगों ने। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं लिखते थे, काला पानी में सबके लिए लिखते थे। सब छोड़ दिए, इनको नहीं छोड़ा और इनके भाई को नहीं छोड़ा, बाबा राव सावरकर को। तो और ये हर उसमें लिखते थे कि अगर मेरे को इसमें इंक्लूड करने से बाकियों को छोड़ने में तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा नाम हटा दो, इनको छोड़ दो। बिल्कुल। तो ये बातें पूरी बताते नहीं, एक एक चीज उठा के करते हैं। मेरा सिंपल है भाई, 27 साल को अंदर क्यों रखा? हाँ, एने पॉइंट्स ने इसे करके ਐਡੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੱਲ क्या रहा है। ਹਾਂ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋगदान ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है। सावरकर जी गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त थे, उनके बारे में वो लोगों को पढ़ाते थे,
उन्होंने गुरमुखी सीख के सिख हिस्ट्री लिखी, सिखों का इतिहास लिखा था लंदन में, जो कि जब इंडिया हाउस पे रेड पड़ी तो उन्होंने वो अंग्रेजों ने कन्फिस्केट कर ली। सारी उम्र अपने कृपान रखते थे, सारी उम्र। और उन्होंने बंदा बैरागी पे उन्होंने कविताएं लिखी, गुरु गोविंद सिंह जी पे लेख लिखे, कविताएं लिखी। वो मानते थे कि सिख तो सबसे बड़े हिंदू हैं, क्योंकि वो इस हिंद को एक ढाल बन के बचाते आए। और उनका किस तरह बचाने वाले शिकार आज हमा हिलते दरगुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। भाई जब अन्याय हो रहा है तो आप हथियार उठाओ, वो धर्म है। ऐसे थोड़ी कि तुम्हें थप्पड़ मारेगा दूसरे गाल भी आगे कर दो, वो नहीं चलता है। वो बात करने में अच्छा है पर प्रैक्टिकल नहीं है। तो उन्होंने ये सब किया था और वो उनकी एक डेफिनेशन थी। उन्होंने उस वक्त खिलाफत मूवमेंट के बाद मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट दे दी थी और ज़्यादा सीट्स दे दी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में। और उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से धर्म के नाम पे हमला होने के बहुत खबरें फैल गई थी। तो उन्होंने वो मध्य, और वहाँ पे मोहम्मदन फौज थी, तो धर्म के नाम पे अटैक होगा तो वो धर्म के लिए लड़ेंगे या देश के लिए लड़ेंगे। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हिंदुत्व नाम की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कॉइन करी, जिसका सिंपल मतलब ये है सिंपल में कि सिंधु नदी से सिंधु सागर तक हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी धर्म जात या समाज के क्यों ना हो। रिलीजन फैक्टर नहीं सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एकता ਦਾ फैक्टर सिविलाइजेशनल और जियोग्राफिकल, भूगोलिक हिंदुत्व, भूगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं है। जो हिंद को हम अपना माने वो हिंदू है। इसमें उन्हें 3 क्लॉज डाले। जो इसको अपने पूर्वजों की पितृभूमि, पूर्वजों की जमीन माने वो हिंदू है। जो इसको अपनी मातृभूमि माने, अपने संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, त्योहारों को अपना माने वो हिंदू है। और बाद में क्योंकि वो अटैक होने वाला था, उन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया जिसको उनको डिवाइसिव फोर्स बोलते हैं। वो है कि आपकी पुण्य भूमि भी होगी। कर्म भूमि, पुण्य भूमि एक होता है। जो ये सब माने वो हिंदू है, चाहे वो किसी धर्म, जात या समाज का क्यों ना हो। तो वो उनका एक पॉलिटिकल फॉलो, क्योंकि उधर गांधी जी से मिले, वो 1927 में आए थे, तो गांधी जी बोले कि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट क्यों? बोलते कि ये उनका हक है। बोलते क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनों से पहले मुसलमान हमारे आका थे। तो बोलते आप माइनॉरिटी का डर नहीं समझते। बोला आप 800 साल से मेजॉरिटी का दर्द नहीं समझते। तो गांधी जी ने समझाया उनको, बोले देखो विनायक, जब एक माँ के कई बच्चे होते हैं तो कमजोर बच्चे को माँ ज्यादा प्यार करती है, माइनॉरिटी को। तो बोले फिर तो सिखों, पारसियों और एंग्लो इंडियन को और भी ज्यादा प्यार दो। बिल्कुल, वो क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल वही था, वो जात पात को नहीं मानते थे, वो पूरा अंतरजातीय विवाह में विश्वास रखते थे। उन्होंने पतित पावन मंदिर बनाए, जी। जैसे राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग्स बनाई थी उस वक्त, वैसे उन्होंने भी ये काम किया। मेरी वही चीज छेड़ दी आपने आज बोल के। तो ये बहुत ही एक वो था। और इनके ऊपर बापू की असैसिनेशन ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया। वहां से सारा काम कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, पूरी हिंदू महासभा, जब गांधी जी को इनको अरेस्ट किया गांधी, तो ऐसे न्यूज़ आई थी कि बापू को हिंदू ने मारा है। इनको 3 पार्टी थी, मुस्लिम लीग आज़ादी से पहले, हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान। अब लाखों हिंदू लोग पाकिस्तान के एरिया से इंडिया के एरिया में आए थे। उन्होंने सब ने मार काट देखी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पार्टीशन था वो बहुत ही गलतली हैंडल किया गया था। तो फिर से हवा इनकी तरफ हो रही थी। तो इनको जब अक्यूज किया तो विलीफाई हो गए। 1952 में वो अनअपोज जीत गई इंटरनेशनल कांग्रेस। जितनी गहराई में आप इसके अंदर जा चुके हो, मुझे लगता है कि 2 साल तो ये कहने की बात होएगी, बहुत ज़्यादा ही समा ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ है ना। ਤੇ ਨਾ दूसरी एक होर हैरानी वाली गल पता की है रणदीप, ऐसी फिल्म बनाता ਲਈ ਤੁਸੀਂ, लेकिन जब तो ना पढ़ते ना कि हाँ जी रणदीप ने डायरैक्ट की है। ऐसिया फिल्मों के तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ होंगी है, जब आप फ्रेम की गल करते हैं कि मैंने कुछ पीरियड फिल्में शूट होती हुई देखी हैं, डायरेक्टर ये तक बोलता है 4 स्टेप आगे लीजिए, हाँ 2 स्टेप पीछे जाके डायलॉग बोलिए, बट यहाँ पर वो काम तो आपका था और आप ही फ्रेम में थे। ये मुश्किल, ये कैसे करा? मैंने कभी अपने फिल्म के करियर में मॉनिटर नहीं देखा जाके। अब तो देखना पड़ा फ्रेमिंग के लिए। अभी अपना तो फिर भी मैं नहीं देख पाया क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होती शूटिंग। पर मैं बहुत मुश्किल था, जैसे कि एक एक्टिंग का काम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक काम होता है और ये पूरा टीम वर्क हो गया। सबसे करवाना भी है, खुद करना भी है। एक क्लरिकल जॉब हो गई थी ऑलमोस्ट, पीपल मैनेजमेंट जॉब। उसके अंदर जितनी आप आर्ट कर सको। पर मैंने ठान ली थी, तो अभी जो भी चैलेंजेस आते गए मैं उनको स्टेप बाय स्टेप
फेस करता रहा, उनसे सीखता रहा और ख़त्म कर दी। लाइक मुश्किल के साथ साथ लाइक ऐसा लगा कि अंदर कुछ छुपा हुआ था वो निकल के बाहर आ गया। हर एक कलाकार का यही डर रहता है कि कहीं जो मुझ में है वो बाहर निकल के नहीं आया तो। आए क्या बात है। बट लाइक जिस तरह से हमने देखा ना, आप आगे बढ़े हैं इसके अंदर, है ना, फिल्म को लेकर कई सवाल लोगों ने उठाए यार कि इस टाइम पे क्यों, है ना, आप भी जानते हैं ना कि क्या है ना, तो वो पॉलिटिसाइज तो हुआ रणदीप मानो तो नहीं पॉलिटिक्स, देखिए मैं इसको पिछले इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज करना चाहता था, फिर रिपब्लिक डे पे रिलीज करना चाहता था, क्योंकि ये देश के बड़े दिन है। हाँ, पर ये कुछ बात बनी नहीं और करते करते ये शहीदी दिवस से एक दिन पहले रिलीज हो रहा है, तो और इलेक्शन के बीच में रिलीज हो रहा है। इसमें कोई डेलिब्रेटनेस नहीं है, पर कुछ तो लोग कहेंगे यार, कुछ तो लोगों का कहना, जो इसको बोल रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा की पिक्चर है, अगर मैं नेहरू जी पे बनाता और इसी शिद्दत से बनाता तो आप क्या बोलते, दूसरे पार्टी वाले बोलते। तो एज ए कलाकार आपको उसके एक पाथ लेके चलना पड़ता है कि भाई दिस इज माई आर्ट, और हर एक आर्ट वर्क का सबसे बड़ा अगर उसका कुछ अचीवमेंट है तो वो है लोगों के अंदर जागरूकता और सोच पैदा करना, जो कि इससे हो रहा है। अभी इस पिक्चर की वजह से ज़्यादा लोग सावरकर साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बिल्कुल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, लोग जितना अपोज करेंगे उतना लोग उसको इंजॉय भी करेंगे, और वो दोनों के बीच की जो चीज़ होगी उससे ये बात उभर के और बाहर आएगी। बिल्कुल। और अगर आपकी मैं बात करूँ ना कि जिस तरह से फिल्म को आप आगे लेकर आए हैं ना, लाइक आपने जैसे जो बात कही कि 2 साल से सोए नहीं है, इन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें और भी हुई आपकी ज़िंदगी में। कहते हैं कि सबसे बड़ा बलिदान तो मैं कह सकता हूँ इस फिल्म के लिए लिन ने दिया, अपना पति दे दिया उन्होंने शादी के बाद, है ना। जस्ट टेल मी कि क्या कॉन्वर्सेशन होती है जब वो बोलती हैं कि यार तुम मेरे को, वो भी एकदम पत्नी की तरह बिहेव करती हैं, क्या है मुझे टाइम नहीं देते तुम। नहीं, मैंने उनको बता दिया था कि मेरी पहली शादी मेरे काम से हो चुकी है। अच्छा। हाँ, और ये सावरकर जी ने भी जब शादी की, वो भी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि मेरी ज़िंदगी तो क्रांतिकारी की ज़िंदगी है और इसके साथ किसी और को जोड़ के उसको पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यमुना बाई जो थी, उनके फादर बहुत अमीर थे, तो उन्होंने बोला कि मैं इसकी इंग्लैंड की एजुकेशन स्पॉन्सर कर दूंगा। तो फिर वो मान गए, पर वो बोले कि पहले अपनी बेटी को बता दो कि मेरी जिंदगी का मकसद ये, अगर वो हाँ करेगी तो ही मैं मानूंगा। तो आपने मकसद पहले बता दिया था ये, अब ये फाइनली कि ये मैंने पहले बता दिया था कि पहली फाइट तो फिल्म लाइक शादी के बाद तुरंत आने वाली है। हाँ नहीं, वो तो है ही, वो तो मैं आए, वो तो शी अंडरस्टैंड्स, है ना। और तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखो, फिल्म जितनी अच्छी कमाई करेगी उतना अच्छा हनीमून ये बनाने जाएंगे। हाँ, अभी मैं जब ये खत्म हो जाएगा तो I'll spend some time with her and take her somewhere and things. लाइक ना जब आपकी ना शादी की तस्वीरें आई सामने आई, लाइक वो जो कॉम्बिनेशन था, है ना, जो लाइक टोटली अपने पूरे उससे निकल कर जाकर शादी करना, मणिपुरी लड़की के साथ शादी करना, उनका एडजस्टमेंट एक जाट परिवार में कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग होते हैं लाउड एकदम, है ना। नहीं, उसको लगता है हम लाउड हैं और वो लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और ये सब है। मेरे को यही था यार, सिंपल, वो तो हमारे अंडरस्टैंडिंग अलग है, पर सिंपल होता है कि आपको शादी लड़की के घर जाके ही करते हैं, रीति रिवाज है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बनता था कि मैं उसके कल्चर को, उनकी फैमिली को, उनके उसको मैं इज्जत दूं, जिससे कि सबको इज्जत बने। वो भी मेरे पेरेंट्स की बहुत इज्जत करती है। तो जब हम वहाँ गए तो हम भी थोड़ा सा भौचक्का रह गए यार, इतना मतलब हमारे देश का ही हिस्सा है और इतने सभ्य लोग हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा रीति रिवाज फॉलो करते हैं। हम लोग तो आर्य समाजी होते हैं, जाट लोग, तो हम लोग इतना नहीं करते, तो वो बहुत करते। और बहुत ही अच्छी रस्म थी, तुलसी के चारों तरफ मैं उस दिन भगवान था, मुझे ऐसे करके बैठा रखा था और मेरे को हिलना नहीं था। तो मुझे मेरा ग्रूम हैंडलर था, बोला अगर तुम हिले तो फिर तुम अच्छे मैतेई दूल्हा नहीं बनोगे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा जाट आए हुए हैं, मैं छोड़ना नहीं है। मैं तो एक उसमें नहीं ला ना, मैंने स्माइल की और उसको बोलता था मेरे नाक में खुजली हो रही है, तो आगे ऐसे ऐसे कर देता था। फिर और मेरी माँ को बिल्कुल सामने बैठा रखा था, जो रो रही थी, मैं समझ नहीं आया दुखी है या कुछ है। लेकिन वैसे जब आपने घर पे न्यूज़ ब्रेक करी थी कि मैं एक मणिपुरी लड़की के साथ शादी करने वाला हूं, उन्हें काफी समय से पता था इस बात का, ऐसे कोई अचानक। हाँ नहीं, जब उनको पता लगा कि हाँ ये फाइनली शादी कर रहा है। नहीं तो उनको तो ऑब्वियसली सबको लगता है पेरेंट्स को कि जाटों की शादी जाटों में ही हो, वो सब होता है, पर उनको तब ये डर लगने लगा था कि कभी होएगी नहीं। अच्छा। ऊपर से मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तो हरियाणा में तो लड़की मिलनी कोई देने वाला नहीं था, तो मेरे को रणदीप को भी कमी थी लड़के के। रणदीप इतना झूठ नहीं बोलना, रिश्ते तो आते होंगे ना घर पे पहले शादी से, है ना। बिल्कुल आते हैं, पर मेरा तो मन ही नहीं था कभी, मेरा मन ही नहीं था। वो धीरे धीरे अपने आप बन गया, कैसे जैसे लाइफ में होता है,
संजोग बन गया अब, और उसको बस लाइक मैंने जैसे आपको ना इंटरव्यू से पहले कहा, लोगों को लगता है कि ये दूसरी बायोपिक, मैं इसको तीसरी मानता हूँ क्योंकि रंगरसिया मेरी फेवरेट रही है, क्योंकि राजा रवि वर्मा की कहानी को जिस तरह से आपने पेश किया था, है ना। मैं ये जानना चाहना कि लाइक ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ कि जब फिल्मा च एंटर करने तो पहला कि यार नहीं मेरे को शुरू से था, मेरे को ये ज़्यादा पिक्चरों में नाच गाना मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता था। वीडियो पे जब हम पिक्चर देखते थे जब बच्चे होते थे तो मैं गाने फॉरवर्ड कर देता था, तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। गाने वो पहले पुरानी पिक्चरों में अच्छे होते थे क्योंकि वो नैरेटिव को ना स्टोरी बताते थे फिल्म के साथ में, या तो अलग से गाना आता है फिर स्टोरी दोबारा शुरू होती है, ब्रेक लग जाता है, तो वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। और मैंने यही नहीं, मैंने चार्ल्स सोबराज के ऊपर भी फिल्म की है, मैंने इंस्पेक्टर अविनाश अभी सीरीज की है जियो पे, तो रियल लाइफ कैरेक्टर्स को करने का मज़ा भी एक अलग होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वही करना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट थोड़े लंबे खिंच जाते हैं और ये होता है क्योंकि उसमें थोड़ा प्रिपरेशन ज़्यादा होती है, तो अदरवाइज मैंने तो हर तरह की पिक्चरें की हैं यार। मैंने हर तरह के डायरेक्टरों के साथ काम किया है, पर ये पिक्चर डायरेक्ट करके मुझे अपने डायरेक्टरों के लिए बहुत इज्जत आ गई है। अच्छा। और ज़्यादा श्रद्धा आ गई है उनके लिए कि बहुत मुश्किल काम। क्या बात है। ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਈਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਹੈਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਡਾ ਪਿਆਰ, ਰਣਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੈਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘੈਂਟ ਆ, है ना। तो कैट ने तो बहुत ज़्यादा जोड़ दिता तुहानू, है ना। तो मैंने दसो कि पंजाब नाल जुड़ाव किद्दां वधदा जा रहा? देखो मैं तो, हमारी तो नानी दादी भी गुरुओं की पूजा करती थी, राइट। और मैंने जब मैं यहाँ पे पहली बार हरविंदर साहब आया था सारागढ़ी से पहले, हाँ जी, और मैंने जो म्यूज़ियम देखा, म्यूज़ियम देख के मैं हिल गया। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं ना बाबा, मैं तुहाडे सिखां ने इन्नी कुर्बानियाँ दित्तियां, मैं ना अपने केश नहीं कटाने, पूरा सिख स्वरूप ते आना जब तक ये पिक्चर खत्म नहीं हो जाती, मतलब अंजाम तक नहीं पहुँच जाती। बैटल ऑफ सारागढ़ी टाइम दी, तो वो अंजाम तक पहुँची नहीं। उसी टाइम में मैं खालसा एड तो भी जुड़ा, सेवा सुवा करन लग्या, तो मैनू भी अपना फेल्ट लाइक अ बेटर ह्यूमन भी। तो फिर वो मैं कंटिन्यू किया। फिर जो कैट आई तो मैं चलो उधर जो असी सिक्ख्या सी अधूरा रह गया सी, लोगों तक पहुँचा नहीं सी, वो कैट के जरिए पहुँच जूगा। तो फिर कैट भी फिर मैंने डिसाइड किया, डायरैक्टर के नाल गल की, मैं ये जड़ा ये सरदार मैं नहीं प्ले करना। मैं सीखी जो मैंने सीखी है, क्या बात, वो करनी है नम मन नीवा ते मत उच्ची, वो वाला सिख को प्ले करना चाहिए, वही मैं प्ले किया। ऑथेंटिसिटी किरदारां दे विच ते लाइक ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਇਨਸਾਈਡਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਤੇ ਖੇਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो मैं ये चाहता सी कि जिहड़ा एक रिप्रजेंटेशन होंदी है किसी भी कम्यूनिटी दी जिहदे इहदे सशस्त्र क्रांतियां दी जिहड़ी कम्यूनिटी दी रिप्रजेंटेशन है वो चंगी होवे, वो ऑथेंटिसिटी दा ही होवे कि लोकां नूं उहनूं टच कर सके, मन तो टच कर सके, वही मेरी कोशिश रहिंदी है। बिल्कुल। तो मैंने लगता है कि किरदार नाल जस्टिस तुसीं कीता है, उही उसे दे सदका वीर सावरकर सब दे सामने है चंगा। लाइक इनीशियल रिव्यू जिहड़ा सुन के स्वाद आंदा वो दसो किया जांदा, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुहानूं दसदा सारिਆਂ ਨੂੰ फिल्म रिलीज़ होई तो उस तो बाद तो बैक टू बैक इंटरव्यूज चल रहे हैं, इन्हां जो मैसेजेस आने पढ़ते हैं तो बाकी टीम दसदी है हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ना। मैं तो मैं रिव्यूज नहीं, बट स्टिल एक रिस्पॉन्स ऑडियंस का जिहड़ा हॉल विच आ रहा है वो मैं सुनदा, बाकी रिव्यूज मैं पढ़ नहीं सकदा क्योंकि मैं कदों भी अपनी एक्टिंग उक्टिंग भी नहीं पढ़ता। उन्हां दा काम है, एक रिव्यूअर भी ਉਹਦੀ ओपीनियन होंदी है, एक बंदा ही आ वो सवेरे घर झगड़ा करके आया कि नहीं कर गया ਉਹਦੇ उस ते भी रिव्यू ऊपर नीचे हो सकता है, राती सोया नहीं सोया ਉਹਦੀ, तो ਉਹਦੇ मैं ज़्यादा टेंशन पे नहीं करता, सब का अपना अपना ओपीनियन है, मैं सब ਨੂੰ रिस्पैक्ट करता, पर मेरे अंदर भी एक रिव्यूअर है, कलाकार हाँ, तो मैं अपने ਉਹਦੇ चलता है। बाकी ਜਿਹੜਾ ऑडियंस जो रिएक्ट करती है वो मैनू
उसका वो लगता है। और मैं तो जो मैं कल रात को भी मैं स्क्रीनिंग ते गया पूना ते, तो वो भी मैं देखा तो ना मैं कहा वो सरप्राइज आता है कि यार ये तो मैं सोचा नहीं था इतने क्लैप होनी है, इतने हंसी आनी है, मैं तो बनाता रहा, तो वो बड़ी चंगी लोग तो पैर ही पै गए। हाँ पूना च तो मैनू शर्म आन लगी है जी, मैं सावरकर जी नहीं हाँ, मैं मेरी पिक्चर बनाई है, पर लोग तो पूना च तो ओहो महाराष्ट्र च तो बहुत रिवेयर्ड है। हुण साडा सेंसर लेट आया, तो मराठी पिक्चर मराठी डबिंग की सी, क्योंकि मैं चाहता सी कि उन्हों की लैंग्वेज नूं रिस्पैक्ट दी जाए, पर वो रिलीज ही नहीं हुई, साडी सेंसर ही नहीं हो जूगी बिल्कुल। तो मैं कह सकदा कि कितना किते ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ 5 ਸਟਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਟੀਲ ਤੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਫੈਂਕ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਫ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 555 ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਾ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ। तो जेल गए तो कहते तुसी जेल जाके काला पानी सैलूलर जेल वेख के आओ, ਉਹਦੇ मतलब फ्रेंच नहीं बोलनी चाहिए ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਚੰਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਪਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ एकदम टाइटैनिक वाली है ना। Do you have that like dream? What is your dream destination honeymoon ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਾਈਗਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਟ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਦਕਾ ਫਿਲਮ ਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਰਣਦੀਪ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ। ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਣਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਝਾ।